गाइस, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देख लिया होगा कि आपका सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है। सेक्शन 7 में मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब जो लॉ में एक्चुअल में लिखा हुआ वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा आगे की कुछ सम्स करेंगे और आगे की कुछ डिटेल चर्चा करेंगे जो ज़रूरी है हमें आगे और फर्दर स्टडी के लिए। तो फिलहाल मैं आपको एक सेक्शन 7 का रिकैप करा देता हूँ जो मैंने पहली वाली वीडियो में देखा था। तो देखिए, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने सेल, लीज, रेंटल, वाटर, एक्सचेंज, डिस्पोजल और किसके लिए करा गया हो, ये करा गया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसीडरेशन के लिए, तो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। पर सब सेक्शन 2 कह रहा था कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करोगे विद कंसीडरेशन, बट चाहे आप बिजनेस के लिए करें चाहे आप खुद पर्सनल यूज़ के लिए करें तो भी आपका सप्लाई में कवर्ड है। सब क्लोज बेसिकली सॉरी टू से क्लॉज सी बोल रहा था कि अगर क्लॉज सी बोल रहा था कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल फर्स्ट में हैं वो क्या होंगी, विदाउट कंसीडरेशन के भी क्या हो जाएंगी, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएंगी। और ये आपको बता रखा था कि जो भी आपकी एक्टिविटी सेल, लीज, रेंट, वाटर, एक्सचेंज, डिस्पोजल और जो भी आपका एक्सचेंज ट्रांसफ़र है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग देखी जाएंगी। शेड्यूल 2 में आपको बता दिया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको जो जीएसटी में बताया गया है कि इनको सप्लाई सर्विस ही माना जाएगा और इनको सप्लाई गुड्स ही माना जाएगा। फिर सब सेक्शन 2 है जो कि आपका बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शन है, जिसमें बोलता है कि जो शेड्यूल 3 में एक्टिविटीज़ हैं वो सारी क्या हैं, वो आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। और गवर्नमेंट और अगर आपका पब्लिक अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ करती है वो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी के लिए होता है, तो वो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा, वो जीएसटी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। दूसरा सब सेक्शन 3 में बताया गया था कि जो बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जीएसटी काउंसिल के बेस पर किसी भी सप्लाई गुड्स को सप्लाई सर्विस ट्रीट कर सकती है और किसी भी सर्विस को सप्लाई गुड्स भी ट्रीट कर सकती है। ये हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में शेड्यूल को भी देखने वाले हैं और उससे पहले भी हम ये देखेंगे कि अभी हमने बोला कि अगर आप ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जिसमें हम गुड्स देख रहे थे, हम उसमें सर्विस देख रहे थे, तो पहले हम गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या है और सर्विस की डेफिनेशन में क्या क्या है वो सब देख लेते हैं। तो प्लीज़ मूव करिए पेज को। और एक ध्यान रखना कि यहाँ पर जो जीएसटी की डेफिनेशंस हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि नॉट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और भी चीज़ शामिल हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें फर्दर और चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। नाउ इस पेज पे आपको डिटेल बता रखा है। इसमें ये दे रखा है कि जो भी आपके प्रोविजंस हैं, मतलब आपको सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट ही मतलब देखना है, क्योंकि स्टडी के पर्सपेक्टिव हमें स्टेट के एक्ट को नहीं देखना है और ना ही यूटीज़ के एक्ट को देखना है, ठीक है। और बेसिकली हमें अगर सीए इंटर की अगर बात करें और सीएमए इंटर की बात करें तो बेसिकली सीजीएसटी की हमारे लिए रेलेवेंट है। आईजीएसटी एक्ट केवल रेफरेंस के लिए दिया रखा है, हमको केवल सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपकी सेक्शन 7 में क्या क्या पेरीमीटर थे कि आप अगर सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, लीज, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ कर रहे हैं। अब इसमें भी लिखा था कि गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या कवर है ये हमें देखना है। ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, क्या है, सप्लाई। बट सपोज करिए कि आप जैसे मान लो आपके पास रुपए हैं, रुपए क्या होता है, करेंसी अगर है वो रुपए की डेफिनेशन में नहीं है। कोई अगर सिक्योरिटी जैसे आप सपोज करिए कि आप शेयर्स वगैरह लेते हैं तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। तो दो चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपकी सप्लाई में लगेगा। एनीथिंग विच इज़ नाइदर गुड्स और नॉट सर्विस वो क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब दूसरी कंडीशन कंपलसरी थी कि जो हम गुड्स और सर्विस ट्रांसफ़र कर रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं, रेंटल पे दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं या हम उसको वाटर कर रहे हैं, तो वो सब किसके लिए होना चाहिए, उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पे देख लेना। बट लेकिन क्या होता है कि इसमें से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो अभी वो सप्लाई की डेफिनेशन आएगा, जो वो क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वेदर आप क्या करें, अपने यूज़ के लिए खरीदें या फिर आप बिजनेस के लिए खरीदें, तो अभी आपका सप्लाई की डेफिनेशन आ जाएगा। अब दूसरा कंपलसरी कंडीशन क्या थी कि फॉर कंसीडरेशन के केस में क्या था कि शेड्यूल जज में लिखा हुआ है कि आपने बताया गया था कि जो शेड्यूल फर्स्ट में जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जो लिखा है ना कि आपका शेड्यूल फर्स्ट में जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो क्या होंगी, बिना कंसीडरेशन के भी क्या हो जाएंगी, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएंगी। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें तीनों चीज़ होने के बावजूद, क्या तीनों चीज़ होने के बावजूद, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, फर्स्ट कंसीडरेशन भी है, गुड्स और सर्विसेज भी है, बट फिर भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आते। वो कौन से हैं वो तो बता रखे हैं कि आपका जो शेड्यूल 3 दे रखा है वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं। अब इसमें एक चार्ट में इनको बता रखा है कि सप्लाई में क्या मतलब
इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, सप्लाई फॉर सर्विसेज कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, आपको याद आ रहा होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। एंड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, आपको याद आ रहा है शेड्यूल फर्स्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए। फिर एक आता है नेगेटिव लिस्ट, जिसकी आपको एक्सक्लूड करा गया है शेड्यूल थर्ड, जिसमें आपकी मैं अभी आने वाले बताऊंगा शेड्यूल थर्ड क्या है। दूसरा आपका क्या रखा है कि एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब इसमें क्या है शेड्यूल टू में क्या दे रखा है कि सपोज करिए कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग को रेंट पर दिया तो क्या बोलोगे, सप्लाई सर्विस माना जाएगा। सपोज करिए कि अगर आपने केवल बिल्डिंग को रेंट पर दिया, अब सपोज करो कि आपने टाइटल ही ट्रांसफ़र कर दिया, अगर आप टाइटल ट्रांसफ़र करते हो किसी गुड्स का तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर आप राइट टू यूज़ करने के लिए दे दोगे तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा एस का, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वो आने वाले हम शेड्यूल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक क्लिप दे रहा हूँ कि आप यहाँ से समझ लें, ठीक है। एक बार अपने आप से ज़रूर पढ़ना तो आपको आई होप समझ में आएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये सारी बात लिखेंगे कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है, गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड है, ठीक है। गुड्स और सप्लाई तभी वो माना जाएगा। अगर वो ऐसा कोई भी चीज़ जो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन नहीं आता वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और इसमें लिखा है कि एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विस आउटसाइड द स्कोप ऑफ द जीएसटी, साफ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है कि गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है। गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करा गया है, आप जैसे करेंसी जो आती है आपकी वो, और कोई आपकी सिक्योरिटीज़ है वो, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है इंक्लूड क्या है, एक्शनेबल क्लेम। आपने एक्शनेबल क्लेम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, आई होप आप जानते होंगे। उसमें आपको अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्शनेबल क्लेम, जैसे मान लो कि आपके कोई भी रिलेटिव्स थे, अब उन केवल आप भी रिलेटिव्स हो, उनका कोई किसी पे, जैसे मान लो किसी का उस पर पैसा निकल रहा था तो वो तो चले गए, ठीक है। तो अब उनको जो पैसे देने थे वो आपको सडनली मिल गए, तो एक तरह से एक्शनेबल क्लेम होता है एक तरह के। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बुक में भी दे रखी है, आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसमें लिखा है कि वही आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ द लैंड एंड अग्री टू बी सीवर्ड बिफोर द सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, वही वाली डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड करी गई है, ठीक है। दूसरा क्या है, सर्विस की डेफिनेशन में क्या है, सर्विस की डेफिनेशन वो है कि कोई भी जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, पर इसमें भी एक्सक्लूड का क्या आ गया, इसमें एक्सक्लूड करा गया क्या, मनी एंड सिक्योरिटीज़। अब इसमें क्या है इंक्लूड क्या क्या रखा है, यूज़ ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, और इसमें क्या दे रखा है कि कन्वर्जन ऑफ मनी बाई कैश व एनी अदर मोड और फ्रॉम एनी अदर करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर एंड फ्रॉम विद सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। सपोज देखिए जैसे क्या होता है कि आपने मान लो $1 में कन्वर्ट कराया अपने रुपीज़ को, तो ये सर्विस जो है ये सर्विस इसमें आएगी। मतलब आप किसी डिनोमिनेशन को, मतलब करेंसी डिनोमिनेशन करा रहे हो ये तो है, बट लेकिन आप सोच रहे हो कि करेंसी को गुड्स नहीं, सर्विस नहीं माना जाएगा, ये तो केवल कन्वर्जन के लिए कर रहा है, ना कि वो करेंसी ले रहा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। देन आपका आता है कि सप्लाई इंक्लूड स्पेसिफाइड फ्रॉम द सप्लाई शुड फॉर द कंसिडरेशन शुड बी इन द कोर्स, मतलब ये बोल रहा है कि सप्लाई और किसके साथ, कंसिडरेशन के साथ, किसके लिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस। इसमें वही बात दे रखी है कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो फॉर्म ऑफ सप्लाई कंटेन फर्स्ट पार्ट ऑफ द 2 पैरामीटर्स, इसमें लिखा है फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस। अब इसमें क्या दे रखा है कि फॉर्म ऑफ सप्लाई का मतलब वही आपका सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, डिस्पोजल, ये आपका है। सेल एंड ट्रांसफर के बारे में बता रखा है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इतना ब्रॉड पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ा सकता इतनी शॉर्ट ऑफ वीडियो में, पर मैं आपको डायरेक्टली इस पर अगर एग्जाम्पल पे ले जाऊँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे एक शॉपकीपर है, इसने क्या करा, एग्जाम्पल नंबर आप देख रहे हैं 1, एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहे हैं। तो अगर आप एक शॉपकीपर ने पेन को 100 रुपीज़ में बायर को दे दिया, अगर सेल मतलब अब दे दिया, आफ्टर द सेल पेन बिलोंगिंग टू द बायर के पास पहुंच के, शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट टू द पेन एंड दिस इज द ट्रांसफर ऑफ सेल। सिंपली जैसे आप जाते हो डेली कोई चीज़ लेते हो, वही आप कहते हैं। जैसे आपने सपोज करो कि आपने कोई भी चीज़ बाजार से ली अपने खाने के लिए, अपने यूज़ करने के लिए, तो आपने पैसे दिए, उन्होंने चीज़ दे दी, या आपने जो भी चाहिए था, तो आपका वो सेल की डेफिनेशन में आता है। उसमें कोई ऐसा, आप सब जानते हैं, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है।
एक कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इस फैक्ट्री टू इस डिपो। मैंने क्या बोला था कि जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि आपने अपनी फैक्ट्री में गुड्स बनाए और बनाकर आपने, अगर आप जैसे आप वेयर हाउस है आपका तो आप वहाँ स्टोर करते हो, या आप अपनी शॉप पर बेचते हो जहाँ से वो सेल होगा। तो वो जो ट्रांजेक्शन बीच में हो रहा है ना, तो वो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आएगा और उस पर GST लग जाएगा। डिपो फॉर द सेल परचेज, सेल मतलब बेचने के आगे के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए। दिस इज़ द ट्रांसफर ऑफ गुड्स जहाँ पर सेल हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस, मतलब अभी सेल नहीं कर रहा, मतलब इसमें बेचा नहीं है। दूसरा एक बाटर एंड एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय बाटर? देखो मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था पहले वाली वीडियो में। अभी पहले बेसिकली एक्सचेंज का देखते हैं, ठीक है। मान लो कि आप वैन ए न्यू कार 5 लाख रुपए परचेज करी इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार अलॉन्ग विद द मॉनिटरी कंसिडरेशन इज 4 लाख रुपीज़ एंड पेड फॉर सेट परचेज। अब देखिए 5 लाख रुपए की कार थी, आपने ओल्ड कार दे दी और 4 लाख रुपए भी दे दिए, आपने न्यू कार ले ली। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी कार, आपका कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? आपका कंसिडरेशन तो 5 लाख ही था, बट आपने 4 लाख दिए, आपने ओल्ड कार भी तो दे दी, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक्सचेंज का केस है, इस पर GST लगेगा। क्योंकि क्या होगा, 5 लाख के लिए तो वो लायबल होगा, और जो उसने 1 लाख की इसने इसको दी है तो वो भी इसके लिए लायबल होगा, वो भी GST भरेगा, ये भी GST भरेगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपका बार्टर का है। डॉक्टर ने क्या करा, अपना हेयर कट कराया, जो कि सैलून पर गया बार्बर के पास, और उसने बार्बर के पास एंड जो प्रोवाइड हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। सही बात है कि बार्बर को उसने पैसे तो नहीं दिए, पर डॉक्टर ने अपनी मेडिकल कंसल्टेंसी दे दी उसको। बार्बर को जब भी उसके घर में कोई बीमार पड़ा या खुद वो बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास गया तो उसने फ्री में उसका इलाज कर दिया, तो उसके कंसिडरेशन उसको मिल गया। तो इसमें लिखा है कि इन ट्रांजेक्शन डॉक्टर प्रोवाइड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस टू द बार्बर फॉर विच कंसिडरेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग। मतलब डॉक्टर की हेयर कटिंग हुई और उसने पैसे नहीं लिए, तो डॉक्टर के लिए कंसिडरेशन क्या है? उसका हेयर कट। एंड बार्बर फॉर कंसिडरेशन वाज वॉन द हेयर कटिंग सर्विस प्रोवाइडेड द बार्बर, एंड सिमिलरली बार्बर प्रोवाइड द हेयर कटिंग सर्विस टू डॉक्टर फॉर विच द कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड बाई द डॉक्टर। मतलब डॉक्टर गया बार्बर के पास, बार्बर ने उसके हेयर कट कर दिए, अब उसने कुछ पैसे नहीं लिए, पर बोला कि जब भी मैं वहाँ पे आऊँगा आपकी, मतलब जब भी मैं कोई मेरे आपको कोई बीमार पड़ेगा, मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, आप मुझे मेडिकल कंसल्टेंसी फ्री में दे देना, इसके पैसे मत दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बार्टर हो रहा है, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, पर यहाँ पे कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स में आ रहा है, जैसे कि उन्होंने सर्विस के फॉर्म में आ रहा है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने हेयर कट करा दिया, उन्होंने मेडिकल सर्विस दे दी, तो ये होगा बार्टर का केस। आए आप समझ के हो गए। लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल के मैंने आपको बता दिया कि एसेट्स पुरानी हो जाती है तो बेच देते हैं, जैसे आप कबाड़ा बेचते हैं एक तरह से, जैसे घर में पुरानी चीज़ हो जाती है तो डिस्पोजल ही होता है। रेंटल आपको पता ही है कि अगर आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो आपने अगर रेंट पे दिए, किसके लिए दिए? आपने उसे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए रेंट आउट करिए तो ही GST लगेगा। अदरवाइज अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दे रखी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो GST नहीं लगेगा। लीज पे दे रखा है, लाइसेंस पे दे रखा है, ये सारी बातें। देन फिर उसके बाद एक और है कंसीडरेशन। व्हाट डू यू मीन कंसीडरेशन? कंसीडरेशन जरूरी नहीं कि आपका बेसिकली क्या होता है पैसे में ही होना चाहिए, मतलब कैश में जरूरी नहीं कैश में होता है। देखो अभी आपने डॉक्टर वाला और बार्बर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें क्या था कि हेयर कटिंग दे रहा था डॉक्टर को, तो डॉक्टर के लिए कंसीडरेशन क्या है? हेयर कट। और बार्बर जब मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा था तो उसके लिए कंसीडरेशन क्या है? मेडिकल सर्विसेज। तो कंसीडरेशन काइंड में भी हो सकता है, तो वही डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे बता रखी है कि कंसीडरेशन काइंड में भी हो सकता है। अब कंसीडरेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड और एक्सक्लूड होगी वो पढ़ लेते हैं। तो कंसीडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा वो बता रहे हैं कि पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फ्रॉम द सप्लाई। कोई भी आपने पेमेंट करा है मनी में या अदरवाइज फ्रॉम ऑफ सप्लाई। दूसरा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फॉर फॉरबियंस फॉर द सप्लाई। सपोज करिए जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉयर होता है, कहते हैं ना कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तू उस कंपनी में नहीं जाएगा, कहीं और जा सकता है। तो
ऑल तो मेरी इच्छा थी वहाँ जाने की, पर मेरे को उन्होंने 5 लाख दे दिया तो मैं वहाँ पर नहीं गया। तो एक तरह से क्या है, फॉरबिडेंस फॉर मतलब कुछ ना करने के भी आपका एक तरह से कंसीडरेशन आपको मिल गया और आपने उसको 5 लाख दे दिया, उसके लिए 5 लाख कंसीडरेशन हो गया आपके लिए। वो वहाँ पर नहीं गया जहाँ पर आप नहीं चाहते थे, तो वो आपके लिए भी कंसीडरेशन हो गया। तो फॉरबिडेंस का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। देन बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, ये देखिए क्या होता है, जैसे आप मार्केट में आप उसे पैसे दे देते हो, तो ऐसा हो सकता है कभी अगर अपने पापा से ही तो बोल सकते हैं पापा आप ट्रांसफ़र कर दो इनको, तो ऐसे होता है थर्ड पर्सन भी देगा ना, तो भी कंसीडरेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। या आप कोई और भी, जैसे मान लो सेलर ने माल बेसिकली बायर को दिया, अब क्या होगा, बायर उसको सेलर को पैसा देगा, तो सेलर ने बोल दिया तू मुझे मत दे, मेरे सप्लायर को पैसे देना है, तो तू मेरे क्रेडिटर को डायरेक्ट पेमेंट कर दे। तो अब जो क्रेडिटर होगा, सप्लायर का जो क्रेडिटर है वो क्या होगा, उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए तो कंसीडरेशन होगा, चाहे वो सेलर दे या बायर का सेलर दे, बायर का बेसिकली सेलर दे या फिर सेलर का बायर। कुल मिला के मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि ए ने क्या करा, ये आपको सेल करा और बी को दिया। बी ने क्या करा, जो कंसीडरेशन था मतलब मान लो कैश में था, इसका जो सप्लायर था, इसका सप्लायर, ये तो सेलर है, ये बायर है और ये सप्लायर है इसका, ठीक है। तो इसको पैसे देने थे, तो उसने बोल दिया कि नहीं तू भाई डायरेक्टली मेरे सप्लायर को दे दे। तो इसमें क्या होगा, कंसीडरेशन इसके लिए यहाँ से आना था पर आया यहाँ से, तो बात तो एक ही है, चाहे कंसीडरेशन ये दे या ये दे, कंसीडरेशन आना चाहिए। वो कह रहा है बाई द रेसिपेंट और बाई एनी अदर पर्सन, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में पूछ लेना। डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज अ पेमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओनली का भी बताऊंगा, तो इसमें लिखा है कि व्हेन द सप्लायर अप्लाई द डिपॉजिट कंसीडर फॉर द सेट सप्लाई, ठीक है। तो सपोज करिए जैसे मान लो कि आपने रेंट मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका समझाने के लिए, कि आपने मान लो कि जैसे मान लो कि अभी तो आपने पेमेंट कर दिया, जैसे कभी कभी हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हमने कुछ एडवांस मनी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, एडवांस मनी पेमेंट कर देते हैं। या सपोज करिए हम रेंट पर जाते हैं, तो रेंट का एक अमाउंट पे कर देते हैं कि भाई ये इतने रुपये ले लो, तो बोलता है कि ये तो डिपॉजिट है, ये तो डिपॉजिट रहेगा, बाकी का किराया अलग से। तो इसमें क्या होगा कि कंसीडरेशन अगर वो डिपॉजिट्स को क्या कर लेता है, एज अ कंसीडरेशन ट्रीट कर लेता है ना, तो वो भी कंसीडरेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा। वैसे डिपॉजिट जो होता है वो तो बाद में आपको मिल ही जाता है, जब भी आप खाली करके जाते हो मकान या किसी दुकान, तो वो आपको मिल जाता है वापस। बट अगर वो उसको कंसीडरेशन एज अ ट्रीट कर लेगा ना, तो वो डिपॉजिट तो वो क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सक्लूड क्या होगा कंसीडरेशन में, अभी तो आपने इंक्लूड की बात देखी, फिर एक्सक्लूड क्या होगा, वो होगा कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे देती है ना, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो कि ये आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि बहुत से लोग पैसे वाले या कोई भी जब अब इसमें डोनेशन करते हैं, तो डोनेशन बेसिकली इनके लिए चार्जेबल मतलब जीएसटी नहीं देना पड़ता, पर लेकिन कुछ केस में देना पड़ता है। वो कैसे, सपोज़ करिए कोई फैक्ट्री का या कोई मान लो कोई भी ऐसा सेलर है, उसने मान लो 1 लाख रुपीज़ डोनेट करे और ये बोल दिया कि अपनी जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग यहाँ पे मेरे फर्म का नाम, मेरे कंपनी का नाम, मेरे बिजनेस का नाम, मेरे प्रोडक्ट का नाम लिखो, ठीक है, अपनी मेन गेट पे या कहीं पर भी। मतलब इससे क्या होता है, उसके बिजनेस का मतलब जो जैसे कि कंपनी जो डोनेट कर रहा है, डोनर का अगर एडवर्टाइज हो रहा है इनडायरेक्टली, तो वो भी तब क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी में वो कवर हो जाएगा। वही इसमें बोल रखा है, इसको क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है कि जैसे आपने डोनेट करा, पर यहाँ पे क्या है, जो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ क्या दे रहा है, वो अपने बिल्डिंग पर उसके प्रोडक्ट का, उसकी कंपनी का, उसका एडवर्टाइज इनडायरेक्टली कर रहा है, तो वो रिटर्न भी दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो डेफिनेशन में आ जाएगा सप्लाई और उस पर जीएसटी लग जाएगा। डोनेशन रिसीव बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यो, तो आपका कंसीडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पर लेकिन अगर क्विड प्रो क्यो हुआ, उसने एडवर्टाइजमेंट करा, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, सप्लाई बन जाएगा और फिर जीएसटी लग जाएगा। अब ऐसे क्या होता है कि आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाते हैं और आर्ट गैलरी में लगाते हैं।
अब जब ये पेंटिंग बन के आर्ट गैलरी में जाती है तो वहाँ पे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे तो लग जाती है, वहाँ पे लग जाती है, बट हाल के हाल तो बिकती नहीं है, तो वो यहाँ पे जीएसटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो इसमें ये बोला गया कि अगर आर्ट गैलरी पर पेंटिंग जाती है और जब भी वो बिक जाएगी, जब भी कोई बायर उसको सेलेक्ट करके ले जाएगा, तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज ऑन द कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। क्या लिखा है, आर्टिस्ट गिवन देयर वर्क to art of galleries where exhibit for the supply, however no consideration flow from the gallery to the artist when the artwork sent to the gallery for the exhibition and therefore the same is not for supply। इसमें क्या लिखा है, it is only when the buyer select a particular art work display at a gallery and that the actual supply take place and applicable GST would be able at the time of supply। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे समझ में आएगा कि एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी द सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल जैसे मिसल क्या है, भूषण ने क्या करा, मतलब एक तरह से वही एग्जाम्पल है कि एडवर्टाइजमेंट का आप खुद कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया रखा था। ठीक है, इसमें लिखा है कि जीएसटी इज नॉट लेवल वेयर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वहाँ पे नहीं लगेगा गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू द क्या हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज़ बीन करेक्टर ऑफ द गिफ्ट और डोनेशन कैसा भी हो, पर्पज जो है फिलंथ्रोपिक का मतलब होता है कि आप दान में दे रहे एक तरीके से। ठीक है, इट इज़ लीड टू एन नो कॉमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने आपको बोला था वही इसमें बना के दे रखा है। ठीक है, अब बाकी का बेसिकली वीडियो ऑलरेडी इसमें लंबी हो चुकी है, बाकी का हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। आप यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ें और तैयारी करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं आपको और अच्छे से आने वाले और सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड जिससे आपको मैं आगे और ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। और इसकी आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। जहाँ पर भी मेरे पे थोड़ा सा डाउट क्लियर गलती हो गई तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, करेक्शन करा रहा हूँ तो मुझे बोल देना, तो मैं देख लूँगा कहाँ गलती हुई। वैसे तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपके मोटिवेशन रहेगा आपका, तो मैं भी अपने अच्छे से करता रहूँगा, आपको वीडियो देते रहूँगा और सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प करता रहूँगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।